हाय एवरीवन, वेलकम टू कशिश एक्सप्लेन्स। आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, विच इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को हमने दो हिस्सों में बांट के स्टडी करना है। एक है हमारे पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल और है आपके पास 4 प्रिंसिपल्स एंड 7 टेक्निक्स ऑफ FW टेलर। 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल ने हमें दिए थे, जिसको हम फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट बोलते थे, और उन्होंने हमें 14 जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे। और FW टेलर को हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल देते हैं, जिन्होंने हमें 4 प्रिंसिपल्स दिए थे और 7 टेक्निक्स दी थी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ये स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल्स किसको कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल्स? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है गाइडलाइंस, कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, शुड बी। कि उसने 14 हमें चीज़ें बताई थी कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, अपनी मैनेजमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए ये गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। अब वो उन्होंने क्या क्या गाइडलाइंस हमें बताई थी, हम वो 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। और वन मोर थिंग इम्पॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को आपको कीवर्ड्स के थ्रू ही लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको रट्टा मारोगे, क्रैमिंग करोगे, बार बार उसको लर्न करोगे तो वो चीज़ नहीं होगी। आपको इसको कीवर्ड्स को आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। हर एक प्रिंसिपल के 2 या 3 कीवर्ड्स हैं, जिसकी मदद से आप इजीली क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई भी कर सकते हो और उसको इलेबोरेट भी कर सकते हो। तो आपको वही 2-3 कीवर्ड्स हर प्रिंसिपल के अपने माइंड में बिठा के चलने हैं, और उन्हीं 2-3 कीवर्ड्स के थ्रू अपने प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करोगे, तभी आप अपने एग्जाम्स में इसको आइडेंटिफाई भी कर पाओगे और प्रेजेंट भी कर पाओगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रिंसिपल, विच इज डिवीजन ऑफ वर्क। इसके आपके नेम से पता लग रहा है कि फ्यूल क्या कहना चाह रहा है कि आप अपने काम को क्या करके चलो, डिवाइड करके चलो। डिवाइड करो इनटू द स्मॉलर यूनिट्स, इनटू द स्पेशलाइज्ड यूनिट्स, ताकि हमारा जो आउटकम क्या आ पाए, स्पेशलाइजेशन। इसका कीवर्ड क्या है, स्पेशलाइजेशन। अगर हम अपने काम को बांट के करेंगे तो हमेशा हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटकम है, मैनेजमेंट का जो आउटकम है, वो हमेशा स्पेशलाइजेशन ही आएगा। कि प्रोडक्शन वाला काम तू देख ले, मार्केटिंग वाला काम ये बंदा देखेगा, HR वाला काम ये देखेगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स हमने काम को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया। तो आउटकम क्या निकल के आएगा, आपका हमेशा स्पेशलाइजेशन ही निकल के आएगा। तो फ्यूल इसमें क्या कहता है, द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर यूनिट्स फॉर द आउटकम ऑफ द स्पेशलाइजेशन। उसके बाद आता है आपके पास सेकेंड प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसमें 2 टर्म्स का यूज हो रखा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, पावर। मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को अथॉरिटी दूंगी कि आपको मेरे लिए ये काम करना है, पावर होना। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, ऑब्लिगेशन। इन रिटर्न स्टूडेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे काम को वो एक्सेप्ट करे, यस मैम वी विल डू फॉर यू। ठीक है, हम ये काम आपके लिए कर देंगे। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब है पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये तो उन दोनों को हो गया मीनिंग कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। फ्यूल क्या सजेस्ट करता है, फ्यूल ये कहता है कि इन दोनों टर्म्स में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, विच इज द की वर्ड। क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए दोनों। अगर क्यों, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई तो नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क होगा, टास्क कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के साथ समझो कि अगर मैं अपनी पावर का मिसयूज करूं, मतलब कि जो मेरी बाउंड्री के अंदर नहीं भी आती, मैं आपको वो भी काम दे जा रही हूँ, अपना पर्सनल काम आपको दे रही हूँ, तो विच मीन्स मैं अपनी अथॉरिटी का क्या कर रही हूँ, मिसयूज कर रही हूँ। और अगर अथॉरिटी ज़्यादा हुई तो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई, वो स्टूडेंट्स अपनी मन मर्जियाँ करी जा रहे, तो कभी भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क हो जाएगा। तो फ्यूल कहता है देयर शुड बी ऑलवेज बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आता है थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में फ्यूल कहता है कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से होना, ओबिडेंटली होना। ओबिडेंट का मतलब क्या होता है कि हर एक चीज प्रॉपर सीक्वेंस वाइज, प्रॉपर सिस्टमेटिक वाइज हो रही है। तो यहाँ पे फ्यूल ने क्या कहा था कि मैनेजमेंट
शुड बी ओबीडेंट टूवर्ड्स टू थिंग्स। दो चीज़ों के टूवर्ड्स हमें क्या रहना चाहिए, ओबीडेंट रहना चाहिए। कौन कौन सी वो दो चीज़ें होती हैं, एक तो हमारे पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स, और सेकेंड वन होता है आपका एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में जॉब करने गई, ठीक है, तो अब वो उस कंपनी के कुछ ना कुछ क्या होंगे, रूल्स होंगे। उस रूल्स के टूवर्ड्स मेरे को अपनी क्या शो करना है, डिसिप्लिन शो करना है। कि अगर उन्होंने बोला है कि 1 to 2 आपका लंच टाइम है, यहाँ पे आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, फोन अलाउड नहीं है, तो वो रूल्स को मेरे को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंड क्या है, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट। जब मैंने उस कंपनी में ज्वाइन करा था, मेरे और मेरे बॉस के बीच में जो एग्रीमेंट बना था, उसके टूवर्ड्स भी कंपनी को भी और मेरे को क्या रहना है, ऑबिडेंट रहना है। अगर उन्होंने वहाँ पे बोला था कि अगर आप ओवर टाइम लगाओगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो उनको वो देने पड़ेंगे। अगर उन्होंने बोला था कि आपको महीने में सिर्फ एक ही पेड लीव मिलेगी, तो मैं सिर्फ एक ही पेड लीव ले सकती हूँ, सेकंड आपको मेरे पैसे कटेंगे। तो डिसिप्लिन में वो क्या कहता है, फ्यूल कहता है कि ये दो चीज़ों के टूवर्ड्स आपको क्या रहना है, डिसिप्लिन रहना है। कौन कौन सी, एक तो रूल्स हो गए और एक आपकी होगी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और एक इसमें एक और वर्ड आता है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ penalties. Discipline requires the judicious application of penalties, which means कि जब हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो उसकी मदद से हम जो पेनल्टीज की एप्लीकेशन है वो बहुत ही जुडिशियस वे से कर सकते हैं, बहुत ही जज करके कर सकते हैं। जिसने रूल तोड़ा उसी के ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी लगेगी। उसके बाद आता है यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये दोनों भाई भाई लगते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। नेम से बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी का मतलब क्या होता है, वन। यूनिटी का मतलब होता है वन। अब कमांड आ गया वर्ड, कमांड का मतलब क्या होता है, पावर देना। वन एंड ओनली वन बॉस, इसका स्लोगन क्या आपको याद रखना है, एक बॉस होना चाहिए एक सबॉर्डिनेट के ऊपर। मतलब कि अगर मेरे को दो जाने होंगे ऑर्डर देने वाले, तो मैं तो होगी कंफ्यूज, मैं किसकी मानूं, ए की मानूं कि बी की मानूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड फ्यूल कहता है कि देयर शुड बी ओनली वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी सबॉर्डिनेट। एक सबॉर्डिनेट के लिए एक ही बॉस को अपॉइंट करना है, दो दो जानों से उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्यों, इसका एम क्या था, ताकि आपकी ड्यूल सबॉर्डिनेशन क्या हो पाए, अवॉइड हो पाए, कंफ्यूजन क्या हो पाए, अवॉइड हो पाए, ताकि जो सबॉर्डिनेट है वो कंफ्यूज ना रहे कि मैं ए सुपीरियर की मानूं या बी सुपीरियर की मानूं। तो एक ही बॉस होना चाहिए। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इसमें वन आ गए यूनिटी। डायरेक्शन का मतलब होता है रास्ता, पाथ, है ना। तो डायरेक्शन इसका क्या स्लोगन है, वन हेड वन प्लान। एक डिपार्टमेंट का, एक हेड का एक ही प्लान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो वो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो फ्यूल ने ये प्रिंसिपल इसलिए सजेस्ट करा था ताकि वो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज को क्या कर पाए, अवॉइड कर पाए। कि वन हेड वन प्लान, एक हेड में एक ही तरीके का प्लान ऑप्ट करा जाएगा, ताकि बार बार सेम चीजें रिपीट ना हो। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ कमांड में वन एंड ओनली वन बॉस, एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में वन हेड वन प्लान। उसके बाद आता है आपके पास सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी इन दोनों की तरह है। दो टर्म्स आ गई, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम इन दो टर्म्स का मतलब समझेंगे। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सारी अथॉरिटी सेंट्रल के पास होना, विच मीन सारी की सारी अथॉरिटी टॉप लेवल के पास है। उन्होंने आपको कुछ भी नहीं डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दी हुई, सारे के सारे डिसीजन सेंट्रल अथॉरिटी लेगी, सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सब कुछ बांट दिया, एवरीथिंग। उसने कहा कि जो करना है खुद करो, मेरे पास आने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। आपको जैसे ठीक लगता है, सबॉर्डिनेट्स को, जो नीचे लोअर लेवल वाले बंदे हैं, उनको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर लो काम। तो उसने क्या करा, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अब इसमें फ्यूल क्या क्या कहना है, ये तो हो गई इन दोनों का मीनिंग। सेंट्रलाइजेशन सारी अथॉरिटी अपने पास होना, मतलब सेंट्रल के पास होना, टॉप के पास होना। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है सब कुछ बांट देना, डिस्पर्स कर देना। अब फ्यूल सजेस्ट क्या करता है कि अगेन देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन दीज टू। वो कहता है कि ना ही सारा सेंट्रलाइजेशन होके काम बनेगा और ना ही सारा डिसेंट्रलाइजेशन होके काम बनेगा। आपको इन दोनों के बीच में क्या रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट वाला काम
टॉप वाला करे, और जो छोटा मोटा काम है, जो रूटीन नेचर वाला वर्क है, वो डिसेंट्रलाइजेशन कर दे, मतलब वो अपने लोअर लेवल को दे दे। ना ही वो सारा काम खुद रखे और ना ही सारा काम बांट दे। तो दोनों चीजों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना जरूरी है, ये फ्यूल का कहना था। उसके बाद आता है स्केलर चेन। स्केलर चेन, चेन से आपको समझ आ रहा होगा कि एक चेन बनी हुई है। स्केलर चेन का मतलब है, फ्यूल कहता है कि अगर आपकी मैनेजमेंट में, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन हो रही है, वो प्रॉपर चेन के थ्रू होनी चाहिए, प्रॉपर चेन के थ्रू होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई भी बंदा किसी से भी बात कर लेगा। जो बंदा है वो अपने सिर्फ अपने अपर वाले से बात कर पाएगा, ये बंदा अपने अपर वाले से बात कर पाएगा, ये बंदा अपने अपर वाले से बात कर पाएगा। डायरेक्ट लिंक टॉप के साथ किसी का नहीं होगा। सिर्फ हम एक ही लेवल तक, एक एक लेवल करके हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट हम जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि अगर हो गई इमरजेंसी, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी, तो एक शॉर्टर रूट यूज करा जाता है, छोटा रास्ता यूज करा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, गैंग प्लैंक। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, अगर इमरजेंसी हो गई तो हम कैसे बात करेंगे, तो एक शॉर्टर रूट फ्यूल ने सजेस्ट करा है कि उसको हम क्या नेम दे दिया उसने, गैंग प्लैंक। ये सिर्फ तभी यूज करा जाएगा कि अगर कोई इमरजेंसी है और लोअर वाले ने सीधा टॉप पे बात करनी है, तो उस केस में ये चीज यूज होगी। अदरवाइज प्रॉपर चेन ऑफ कमांड के थ्रू ही हम क्या करेंगे, बात करेंगे, हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। तो दीज आर द 7 प्रिंसिपल्स। कौन कौन से करें, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को बांट के, स्पेशलाइजेशन, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन, ऑबिडेंट रहना है रूल्स के टूवर्ड्स, एग्रीमेंट के टूवर्ड्स, यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक हेड एक प्लान, ताकि एक्टिविटीज डुप्लीकेट ना हो, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, स्केलर चेन, हमने चेन ऑफ कमांड के थ्रू ही क्या करनी है, आपस में बातचीत करनी है, डायरेक्टली हम बात नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपके पास 8th प्रिंसिपल विच इज रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को जो हमने रेम्युनरेशन देनी है, वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, उसके रिलेटेड उसने क्या गाइडलाइन दिखाई थी। फ्यूल कहता है कि जो हमने सैलरीज देनी है, वेजेस देनी है, रेम्युनरेशन देनी है एम्प्लॉइज को, शुड बी फेयर। कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए फेयर होनी चाहिए, एम्प्लॉयर के लिए भी फेयर होनी चाहिए, दोनों पार्टीज के लिए वो चीज क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। अब कैसे, एम्प्लॉयज के लिए वो कैसे फेयर होनी चाहिए कि उनका बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा हो, मेंटेन हो रहा हो। और एम्प्लॉयर्स विच मीन्स बॉस के लिए कैसे फेयर होनी चाहिए कि उनकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए। दोनों के रिलेटेड क्या होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। एम्प्लॉयज के रिलेटेड भी कि उनका रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा हो, और एम्प्लॉयर की विद इन द पेइंग कैपेसिटी हो। और जो हमारा रेम्युनरेशन है वो कैसा होना चाहिए, जस्ट एंड इक्विटेबल। इक्विटेबल इज अ कीवर्ड हियर। इक्विटेबल का मतलब है कि जिसको जितना बनता है उतना उसको मिलना चाहिए। कि अगर पीएन है और एक हमारा सीईओ है, उन दोनों की सैलरी सेम नहीं हो सकती, चाहे उनका एज सेम है, चाहे उनका जेंडर सेम है, लेकिन सैलरी सेम नहीं हो सकती क्योंकि पीएन का काम अलग है, सीईओ का काम अलग है। तो उन दोनों को जितना उनका बनता है इक्विटेबल, उनके अकॉर्डिंग उनको क्या देना है, रेम्युनरेशन देना है। उसके बाद आता है इक्विटी। इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, रेम्युनरेशन में और इक्विटी में। रेम्युनरेशन इज ओनली रिलेटेड विद रेम्युनरेशन, वेजेस, सैलरीज, मॉनेटरी टर्म्स जहाँ पे आ सकता है। इक्विटी का मतलब होता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। फ्यूल कहता है कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर। किसी की बेसिस के ऊपर, हमने रिलीजन के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है। ताकि क्यों नहीं करनी, ताकि हम इन रिटर्न एम्प्लॉय से लॉयल्टी डिमांड कर सके। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो वापसी में वो भी हमें लॉयल्टी नहीं देंगे। अगर हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, फेयरनेस से सब कुछ करेंगे, तो वो भी हमें क्या शो करेंगे, लॉयल्टी शो करेंगे, एब्सेंटीज्म उनकी कम हो जाएगी। तो ये हमारे सारे कीवर्ड्स रहते हैं इसके। उसके बाद आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जर्नल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन का यहाँ पे मतलब है कि सबऑर्डिनेट हो जाना, ट्रांसफर हो जाना इंडिविजुअल इंटरेस्ट से, कहाँ पे, जर्नल इंटरेस्ट से। मैं किसी कंपनी में काम करने गई हूँ, मेरा इंटरेस्ट होगा कि यार मैंने तो सिर्फ पैसा कमाना है, या मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर बनाना है, वो मेरा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। लेकिन वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट मेरा तभी फुलफिल हो पाएगा अगर मैं जर्नल इंटरेस्ट के बारे में सोचूंगी, विच मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के बारे में अगर मैं सोचूंगी, तभी मेरे को गाड़ी भी मैं ले पाऊंगी, तभी मैं घर भी ले पाऊंगी। क्योंकि इन
इनडायरेक्टली मेरा भी इंटरेस्ट फुलफिल होगा। तो फ्यूल क्या कहता है कि आप अपने इंटरेस्ट को साइड पर रख के ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ताकि आपका भी इंडायरेक्टली फुलफिल हो जाए इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को क्या देनी है, प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट आता है ऑर्डर। दिस इज ऑर्डर, ये वो पावर वाला ऑर्डर नहीं है कि हमने आपको ये ऑर्डर दिया आप ये करो, वो वाला ऑर्डर नहीं है। दिस इज अरेंजमेंट वाला ऑर्डर, जहाँ पे हम अरेंजमेंट से करते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर में सारी चीज़ें होनी चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये वो वाला ऑर्डर है। अब इसमें फ्यूल कहता है क्या है, फ्यूल कहता है कि हमें इसमें क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की क्या करनी है, अरेंजमेंट करनी है। अब रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, दो तरह के रिसोर्सेज है, दो तरह के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे उन्होंने। एक है सोशल ऑर्डर, एक है मटीरियल ऑर्डर। वन इज सोशल ऑर्डर, सेकंड इज मटीरियल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर इज फॉर द पर्सन्स, लोगों के लिए, और मटीरियल ऑर्डर इज फॉर द चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए। मटीरियल ऑर्डर क्या कहता है, एवरीथिंग, there is a place for everything and everything is at the right place। हर एक चीज़ के लिए हर एक जगह है और वो चीज़ अपनी सही जगह पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्रिज देखो, है ना, फ्रिज क्या आप अपनी क्लासरूम में रख सकते हो, मैं अपनी क्लासरूम में रख सकती हूँ, नहीं, वो कहाँ पे जाएगा, किचन में जाएगा। बेड है वो बेडरूम में जाएगा। तो हर एक चीज़ के लिए हर एक जगह बनी हुई है और उस चीज़ को हमने उसी जगह पे प्लेस करना है, फ्यूल ये कहता है। अब जैसे पोडियम होता है, हमारा टीचर का डेस्क है, वो हमारी क्लासरूम में ही चाहिए हमें। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वहीं पे अरेंजमेंट उसका प्रॉपर होना चाहिए, फ्यूल कहता है। और सेकेंड क्या ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर, लोगों के लिए, a place for everyone and everyone at the right place। हर एक बंदे के लिए जगह है और हर एक बंदा अपने सही जगह पे है। मतलब अगर मैं एचआर डिपार्टमेंट का इंटरेस्टेड एम्प्लॉय हूँ, मैं एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, तो मेरे को एचआर डिपार्टमेंट में प्लेस करो, ये नहीं कि मुझे सेल्स डिपार्टमेंट में प्लेस कर दो। तो हर एक बंदे को उसकी सही जगह पे प्लेस करना है, तभी हमारा रिजल्ट शोकेस हो पाएगा। तो दो तरह के ऑर्डर है इसमें, एक है सोशल पर्सन्स के लिए और मटेरियल चीज़ों के लिए। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल इज हेयर फॉर एम्प्लॉइज, पर्सोनल हम कहते हैं एम्प्लॉइज को। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल का मतलब क्या होता है, फ्यूल कहता है कि देयर शुड बी मिनिमम टेन्योर, उसको देना चाहिए एम्प्लॉय को टू शोकेस द रिजल्ट्स। हमें अगर वंस एम्प्लॉय सिलेक्टेड, एक एम्प्लॉय को जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो उसको एक मिनिमम टाइम पीरियड दो ताकि वो अपना रिजल्ट तो दिखा पाए। ये थोड़ी कि अगर उसने 10 दिन में कुछ गलती कर दी तो 10 दिन बाद उसको फायर कर दिया, नो। उसको 6 मंथ्स का, 1 साल का, 3 मंथ्स का, उसको मिनिमम टाइम दो कि ये तेरे पास 6 महीने है। अगर उसने 6 महीने में ये तूने कर लिया तो तेरी जॉब पक्की हो जाएगी। अगर तूने ये नहीं करा, अगर तू ये रिजल्ट शोकेस नहीं कर पाया, तो हम फिर सोचेंगे, फिर हम शायद आपको निकाल भी सकते हैं। तो हर एक एम्प्लॉय को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो ताकि एब्सेंटीज़म कम हो, ताकि उसका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो, ताकि उसको रिजल्ट दिखाने में उसको टाइम मिल सके और अपनी स्किल्स को शोकेस करने में उसको टाइम मिल सके। तो अगर हम एक एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं तो देयर शुड बी मिनिमम टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड उसको दो ताकि वो अपना फुलफिल आपको बेटर वर्जन आपको शोकेस कर पाए। ठीक है, उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये प्रिंसिपल ऐसा है जो बच्चे भूलते हैं, अंडररेटेड प्रिंसिपल। जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना तो केस बेस्ड आता है प्रिंसिपल्स का, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, 14 के 14 प्रिंसिपल अपने दिमाग में बिठाते हो कि ये था ये था ये था। ये कभी भी दिमाग में नहीं आता इनिशिएटिव, क्योंकि बाकी फिर भी हमें याद रह जाते हैं, इनिशिएटिव हम भूल जाते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड वन प्रिंसिपल। तो इनिशिएटिव बहुत ईजी है, इतना औखा नहीं है, लेकिन इसको लर्न अपने माइंड में बिठाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है, नेम से ही क्लियर है कि इनकरेज करना, मोटिवेट करना। फ्यूल कहता है कि प्रॉपर स्कीम्स होनी चाहिए, प्रॉपर प्लान्स होने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाओ ताकि वो इन्वॉल्वमेंट फील करे, ताकि वो इंक्लूसिव फील करे कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, पार्ट है। वो मोटिवेटेड फील करें, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मोटिवेटेड फील करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आउटपुट शोकेस कर पाएंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उनको इंकरेजमेंट दो, उनको सजेशन सिस्टम कि भी हाँ, हर महीने अगर किसी को कोई दिक्कत लग रही है ऑर्गेनाइजेशन में, यहाँ पे आके सजेशन बॉक्स में डाल दो। डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना
उनको, तो हर एक चीज़ों में उनको इंक्लूसिविटी फील करवाना कि वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, पार्ट है, आइसोलेट नहीं फील करवाना उनको। लास्ट आता है एस्पेरिटी कॉर्प्स। एस्पेरिटी कॉर्प्स का कीवर्ड है टीम वर्क। फ्यूल कहता है कि सारा काम टीम वर्क से होना चाहिए। हमने आई को रिप्लेस करना है किसके साथ, वी के साथ। हर एक बंदा मैं नहीं करेगा कि मेरा है, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मैंने किया। नो, वी एज अ फर्म, वी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, वी एज अ मैनेजमेंट हमने क्या करा है वो चीज़ ज़्यादा कंसीडर करती है। वो कहते हैं टीम वर्क से करोगे तो ज़्यादा हमारा जो बिलोंगिंगनेस है वो क्रिएट हो पाएगा, अच्छे रिजल्ट्स आ पाएंगे। तो हर एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, ग्रुप होनी चाहिए, टीम वर्क से होनी चाहिए। यहाँ पे एक लाइन आती है, कीवर्ड आता है मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज। अगर हम टीम वर्क से चलेंगे तो पेनल्टी का यूजेज करने की ज़रूरत हमें क्या पड़ेगी, कम से कम पड़ेगी। मिनिमाइज द नीड ऑफ यूजिंग पेनल्टीज। और डिसिप्लिन में हमने क्या करा था, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, कि पेनल्टीज की जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही हमने सोच समझ के करनी है, क्योंकि जो रूल तोड़ेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो ये वाले 7 हमें क्लियर है। क्या क्या करा हमने, रेमुनरेशन कैसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट इक्विटेबल होनी चाहिए। इक्विटी, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तभी लॉयल्टी आएगी, तभी एब्सेंटिज्म क्या होगा, कम होगा। सबऑर्डिनेशन इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को साइड पर रख के किसको प्रायोरिटी देनी है, जनरल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है। ऑर्डर अरेंजमेंट अच्छा होना चाहिए, मटेरियल का भी और लोगों का भी, मटेरियल ऑर्डर भी अच्छा होना चाहिए और सोशल ऑर्डर भी होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, हर एक पर्सोनल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करो, उसको मिनिमम टाइम पीरियड दो ताकि वो अपने स्किल्स को क्या कर पाए, शोकेस कर पाए। इनिशिएटिव, इंकरेजमेंट, मोटिवेशन, सजेशन सिस्टम, डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना। एस्पेरिटी कॉर्प्स, टीम वर्क। तो हर प्रिंसिपल को आपने उसके कीवर्ड्स के थ्रू अगर अपने माइंड में अंडरस्टैंड करोगे तो कभी भी ये चैप्टर नहीं भूलेगा आपको। तो हर एक प्रिंसिपल के आपको 2-3 कीवर्ड्स आपको दिमाग में हमेशा रखने हैं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इजी हो पाए और उसको एक्सप्लेन करना भी इजी हो पाए। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी करो। और अगर कोई भी डाउट है प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, 14 प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते